Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 of class 12 psychology. So today we will study about behavior therapy and some of its major techniques given in your syllabus. So let's get started. Now, before understanding behavior therapy, आप इतना समझो कि थेरेपी क्या है। तो पिछले क्लास पे हमने थेरेपी को समझा था। थेरेपी क्या होती है? एक ऐसा टूल, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पे जो कि हमारा क्लाइंट होगा या सामने वाला जो डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है किसी भी रीजन से, हम उसका स्ट्रेस एलिविएट करते हैं। वेरी सिंपल। अब बिहेवियर थेरेपी क्या कहती है? बिहेवियर थेरेपी कहती है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्ट्रेस है या जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज मैल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियरिंग और समवन हैज लर्नड फॉल्टी बिहेवियर। तो इसका ध्यान रखना है। अब हमने ये फॉल्टी बिहेवियर लर्न कर लिया है, तो अब हम क्या, अब इस बिहेवियर पे फोकस होता है कि ये बिहेवियर कैसे सीखा, इसको कैसे ऑल्टर करें, इसको कैसे मॉडिफाई करें। बट उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है, क्या ये अभी करंट प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट की कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अभी ऐसा एक्ट कर रहे हैं। तो हम जो ये मैल अडेप्टिव बिहेवियर है ना, हम देखते हैं कि ऐसा प्रेजेंट में इंसान के साथ क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो फॉल्टी वेज में बिहेव कर रहा है या गलत तरीके से उसकी लाइफ में चीजें हो रही हैं। हम पास्ट को बिल्कुल भी रिलिव नहीं करते, बिल्कुल भी टच नहीं करते, चाइल्डहुड मेमोरीज या कुछ भी ऐसा नहीं देखते। हम इंटरव्यू लेते हैं क्लाइंट का, उससे पूछते हैं कि एट प्रेजेंट करंटली क्या हो रहा है आपके लाइफ में। अब एक और चीज देखो, प्रेजेंट बिहेवियर नॉट ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। अब अनकॉन्शियस प्रोसेसेस कहां आती है? अनकॉन्शियस प्रोसेसेस आ जाती है जहां हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को टच करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखो, यहां पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल को समझने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी कि व्हाट इज द मेथड विच इज यूज्ड टू एक्चुअली डू बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म एंड एब्रिविएशंस। तो अब ध्यान देना, सब लोग मेरे बोर्ड पे आ जाओ। तो सब एक, यहां पे मैं लिख रही हूं मैमो। अब आप सोच रहे होगे ये मैमो क्या है? ये मैम ने बोल तो दिया, अब इसको समझो। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एम, यहां पे स्टैंड कर रहा है मैल अडेप्टिव बिहेवियर। अब मैल अडेप्टिव बिहेवियर आप अच्छे से जानते हो, वो बिहेवियर जो कि फॉल्टी है, जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। अब एक एग्जांपल समझो, someone has the maladaptive way of behaving by smoking. Smoking is a faulty behavior, it's not good for their health, they know it, it's causing them harm. तो अब उनका जो ये गलत बिहेवियर है, हम देखते हैं कि ऐसा क्या एंटीसीडेंट फैक्टर है वो बिहेवियर जो कॉज करता है। तो ये ए होता है हमारा कॉज, ठीक है। बट व्हाट डज दिस ए स्टैंड फॉर? एंटीसीडेंट फैक्टर। अभी एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है? स्मोकिंग कर रहा है इंसान, उसको पता है ये मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, गलत है, मैल फंक्शनिंग हो रही है। ये ए होता है कि व्हाट इज कॉजिंग दैट पर्सन टू स्मोक। तो कॉज कैन बी स्ट्रेस, कि कल उसको एग्जाम है, उसने स्मोक करके अपना स्ट्रेस रिलीज किया। अब देखो एम यहां पे क्या है? अब उसने स्मोक तो किया, बट वो एक कंटिन्यूअसली स्मोक कर क्यों रहा है वो समझो। ये हो गया हमारा मेंटेनिंग फैक्टर या बिहेवियर। अब उसने स्मोकिंग स्टार्ट की, उसको पता है ये गलत है, उसे पता है कि एग्जाम में उसे स्ट्रेस होता है इसलिए वो स्मोक करता है। बट वो ये स्मोकिंग कंटिन्यू क्यों रखता है? वो कंटिन्यू इसलिए रख रहा है क्योंकि उसने देखा कि अरे इससे तो मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, मुझे स्ट्रेसफुल फील नहीं होता। अब ओ क्या है? ओ है हमारे ऑपरेशंस। अभी ऑपरेशंस में आपको समझाती हूं कि हम ऑपरेशंस में क्या कर रहे हैं। तो ऑपरेशंस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
ऑपरेशंस में ये हो रहा है कि जब हमने आइडेंटिफाई किया कि मैल फंक्शनिंग या मैल अडेप्टिव बिहेवियर क्या है और उसका क्या प्रीडिस्पोज या कॉज है, फॉलोड बाय वो बिहेवियर मेंटेन क्यों हो रहा है, कि मतलब पता है स्मोकिंग गलत है बट वो कंटिन्यू हो रही है, तो अब हम उस पर ऑपरेट करते हैं या उसे एलिमिनेट करते हैं कि उसे एलिमिनेट कैसे किया जाए। तो अब समझो क्या होगा। सबसे पहले होंगे एंटीसीडेंट ऑपरेशंस। तो एंटीसीडेंट ऑपरेशंस में क्या होगा, हम उसका एनवायरनमेंट जो है मॉडिफाई कर देंगे। अगर उसे लगता है कि अरे सिगरेट चाहिए, तो सबसे पहले हम सिगरेट को ही उसको बोलेंगे कि यू स्टॉप बाइंग द सिगरेट पैकेट और यू स्टॉप बीइंग इन द कंपनी ऑफ पीपल हु प्रमोट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। फिर देखो क्या होगा, फिर हम कुछ इस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस करते हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे जो भी उसका बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, रीइंफोर्सर या पनिशर्स, उनका जो वेवलेंथ है उसको ऊपर नीचे या चेंज करेंगे। अब हमने उसको बोल दिया कि सी इफ यू विल स्मोक, तो तुम्हारे हाथ में ना एक बैंड बांध देंगे और अगर तुमने उस बैंड को तुम्हें खींचना है, ये उसको याद करा देंगे, ये बैंड खींचो, तो उसको थोड़ा पेन हो सकता है, तो उसको रियलाइज होगा कि ओ दिस इज रॉन्ग, बिकॉज पेन से उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि ओ दिस इज एथिकली नॉट राइट। अब देखो है हमारा कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, तो हम अप्लाई कर रहे हैं रीइंफोर्सर को कि उसे पनिश करेंगे या उसे बोलेंगे कि नहीं रिवॉर्ड करेंगे। तो अब जब उसने स्मोकिंग छोड़ दी, धीरे धीरे बहुत कम कर दी, तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड दे देंगे, हम उसको प्रेस करेंगे, हम उसको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, उसको करेज देंगे कि यस यू कैन डू इट। बट अगर उसने नहीं छोड़ा, उसने गड़बड़ अपनी चालू रखी, तो हम फिर से उसको बैंड वाली पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड कि हम कैसे समझते हैं कि बिहेवियर थेरेपी कंडक्ट कैसे करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास थ्योरेटिकल बेसिस। तो थ्योरेटिकल बेसिस का मतलब क्या है कि किसकी थ्योरीज यूज होती है बिहेवियर वाली थेरेपी में। तो हमने क्लास 11th में लर्निंग पढ़ी है, ठीक है, तो वही लर्निंग यहाँ पे यूज होती है, चाहे वो पावलोव की हो, चाहे वो स्किनर की हो, चाहे वो हमारे बैंडूरा की हो। तो इसका ध्यान रखना है। अब चलो कुछ ना बेसिक अजम्पशंस देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है इस थेरेपी में। तो सबसे पहले बोलते हैं कि सब कुछ लर्नड है। मैंने आपको पहले भी बताया जो भी फॉल्टी बिहेवियर है वो ना लर्नड है, वो सीखा है उसने किसी को देख के या खुद से ओवर टाइम प्रैक्टिस कर करके। सेकेंड, it can be unlearned or replaced. Yes, smoking is a bad thing. You can replace it. कोई और हम उसमें हैबिट डलवा सकते हैं। स्मोकिंग के बजाय बोलेंगे कुछ शुगर फ्री च्यू कर लो या कुछ ऐसा हेल्दी खा लो जिससे तुम्हें स्ट्रेस रिलीज हो, या तो भूल ही जाओ कि स्मोकिंग से तुम्हें स्ट्रेस रिलीज होगा या किसी और वे से। तीसरा कि ये होता है ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, कि हम देखते हैं वो बिहेवियर जो हम कर सकते हैं साइंटिफिकली असेस। फाइनली ये थेरेपी है शॉर्ट टर्म गोल डायरेक्टेड एंड एक्शन ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है इस थेरेपी में, कम टाइम में हो जाती है एंड आपको लाइव रिजल्ट्स दिखते हैं कि स्मोकिंग कम हो गई एंड इवेंचुअली स्टॉप हो गई। Now let us look at some techniques to actually alleviate this bad behavior या faulty learning। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड systematic desensitization। Now what is systematic desensitization, you must be thinking। तो इसका ना एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि बहुत ज्यादा फोबिया या इरेशनल फियर या एंजाइटी प्रोवोकिंग जहां भी इंसान के साथ कोई स्टिमुलस है या बिहेवियर होता है, तो उसको हमें एलिमिनेट करना है इसके थ्रू। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं ये समझो। एक प्रिंसिपल यूज होता है ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या है, ये कहता है कि जो दो कोई स्टिमुलस है या दो कोई टाइप के बिहेवियर्स हैं, they are incompatible to each other so that they will not function together। यानी क्या कोई इंसान खुश हो सकता है एक टाइम पे या दुखी हो सकता है एट द सेम टाइम। इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, वेरी बेसिक कॉमन सेंस पे भी बेस्ड, दैट नो वन कैन बी हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। या तो हैप्पी होगा इस मोमेंट में या तो सैड होगा, एक साथ कोई हैप्पी और सैड तो फील नहीं करता। तो अब देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अ रिलैक्स स्टेट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। अब ये हो कैसे रहा है वो मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, तो ध्यान दो। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है सबसे पहले।
अब रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल है, उसे डॉग से बहुत डर लगता है, उसे एंजाइटी होता है और उसको बेसिकली एक फोबिया, एक फियर है कि नहीं, डॉग देख के ही बहुत हालत खराब हो जाती है। तो हम उसको ना सबसे पहले काम करवाते हैं, कोई मेडिटेशन या विपासना सिखाते हैं कि चलो अपने नर्व्स को, अपने माइंड को काम करो। ग्रेजुअली देखो दूसरी चीज क्या होती है, एंजाइटी हायरार्की कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम जब उसको मेडिटेशन करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, रीअश्योर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे यू शुड बी फेयरफुल, हम उसे पपीज की फोटो दिखा देंगे, ठीक है। तो एक फोटो दिखा देंगे जिसमें ना एक पपी बना होगा, एंड पपीज आपको पता है कितने क्यूट होते हैं, तो पपी को देख के ना उसको इतना डर नहीं लगेगा। हाँ, उसे डॉग का फियर है तो थोड़ा सा उसको होगी इनहिबिशन, ये क्या है, बट क्योंकि हमने उसका मेंटल स्टेट एकदम काम कर दिया है और वही हम उसे क्यूट पपीज फोटो दिखा रहे हैं, तो उसको एंजाइटी या फियर फील नहीं होगा उतना। देन देयर इज ग्रेजुअल एक्सपोजर व्हाइल मेंटेनिंग रिलैक्सेशन। अब इसका मतलब क्या है, अब हम उसको धीरे धीरे किसी डॉग या स्टार्ट करेंगे किसी पपी की प्रेजेंस में उसको लेके जाएंगे। हम ऐसा नहीं कि उसको बोलेंगे जाओ पपी के साथ कांटेक्ट क्रिएट करो या डॉग के पास जाके ना तुम मिलो, खेलो, पेट करो, नहीं। हम उसको बोलेंगे बस उसकी प्रेजेंस में जाओ, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी काम हो चुकी है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन वो फियरफुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक टाइम पे इंसान को एक ही इमोशन फील होगा। अभी वो काम है, वो दूर से देख रही है, उसको समझ आ रहा है कि ओके कुछ हार्म नहीं करते ऐसे। अब देखो क्या होता है, फियर को हमने कामनेस से किया रिप्लेस। अब इससे हमें क्या मिला, हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि किसी को भाई डर नहीं लगेगा या लगता है, क्योंकि हमने उसको धीरे 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 कांटेक्ट में लाया ऐसे स्टिमुलस से जिससे उसको इनिशियली बहुत ज्यादा एंजाइटी या फोबिया था। तो यही होता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। अब है हमारे पास फ्लडिंग। अब ये फ्लडिंग क्या है, यू मस्ट बी थिंकिंग। तो फ्लडिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर मेथड हो जाता है जिसमें इंसान को अगर मानो डॉग से डर है या सपोज स्नेक से किसी को डर लगता है, स्नेक का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई इंसान है वो स्नेक की पिक्चर भी नहीं देख सकता, स्नेक को मतलब जू में भी नहीं देख सकता, मतलब उसे बहुत एंजाइटी या फियर होता है। कहीं भी अगर स्नेक से रिलेटेड जैसा स्नेक स्किन जैसा कुछ दिख जाए तो हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना, राइट। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे एंजाइटी कॉज होती है वो स्टिमुलस को डायरेक्टली हम कांटेक्ट में ले आएंगे इंडिविजुअल के, कि उसको एक साथ इतना फियर का सर्ज होगा अंटिल देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी फेयरफुल अबाउट। तो देखो क्या करेगा थेरेपिस्ट, उसको अगर सांप से डर लगता है तो स्नेक का जो नकली स्नेक का टॉय आता है अचानक से उसके ऊपर डाल दिया बात करते करते। अब उसको बहुत एंजाइटी हो गई, बहुत फियर हो गया, बट उसने ग्रेजुअली रियलाइज किया कि ओ इट्स नॉट एक्चुअली हार्मफुल, राइट। मतलब कुछ किया थोड़ी स्नेक के टॉय ने। तो ये बहुत सीवियर हो जाता है, बट ये कहते हैं कि ये थोड़ा अब कम हो गया है, ये पहले होता था बट अब ये इतना प्रैक्टिस नहीं होता, बिकॉज काफी लोगों में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ कि उनका फियर इतना ज्यादा बढ़ गया कि दे हैड हार्ट इश्यूज। हर कोई नहीं इससे ठीक होता, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव अवर्जन थेरेपी। नाउ व्हाट इज दिस अवर्जन थेरेपी? हमने पढ़ा है क्लास 11 में लर्निंग के टॉपिक में अवर्सिव बिहेवियर, ठीक है। तो वही बात हो रही है कि अगर इंसान को पता है कि ये चीज से मुझे हार्म होगा तो हम उसे अवॉइड करते हैं, दैट बिहेवियर वी फाइंड अवर्सिव। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। हम अनडिजायरेबल हैबिट्स को हटाएंगे, जैसे किसी को अल्कोहल पीने की बुरी आदत है, किसी को अपनी नेल बाइट करने की बुरी हैबिट है, तो क्या करेंगे, हम उससे कांटेक्ट में लाएंगे ऐसे स्टिमुलस से जिससे उसको मिलेगा पेन। अब जब पेन मिलेगा साइमल्टेनियसली तो वो ये गलत चीज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एक तरीके से हम उसको पनिश कर रहे हैं। अल्कोहल पी रहा है, उसको हमने शॉक दे दिया बॉडी में इलेक्ट्रिक, तो वो ग्रेजुअली रियलाइज करेगा कि ओ अल्कोहल के साथ उसने एक एसोसिएशन बना ली, ठीक है, कि मुझे पनिश किया जाएगा। तो सेम वे नेल बाइटिंग के साथ एसोसिएशन बना ली कि अगर मैंने नेल्स बाइट किए तो मुझे शॉक लगेगा, एसोसिएशन क्या है, पनिश किया जाएगा, तो हम वो बिहेवियर फिर अवॉइड करते हैं। अब आगे देखो क्या है, बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट हम जानते हैं स्किनर की, ऑपरेंट में थे हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, और हम एक नई रीइंफोर्समेंट भी सीखेंगे, पर सबसे पहले पॉजिटिव याद रखो। पॉजिटिव में क्या होता है, वो बिहेवियर जो अच्छा होता है, जो पॉजिटिव होता है एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के लिए, उसे रीइंफोर्स या रिवॉर्ड किया जाता है। तो देखो
प्रेज फॉर पंक्चुअलिटी। कोई बच्चा लेट आता है बट उसने जल्दी आना स्टार्ट किया तो उसको प्रेज दे दी। अब जब उसको प्रेज मिली तो वो हमेशा पंक्चुअल रहा, शैबी नहीं रहा, टाइम पे अपने क्लासेस में पहुंचा। मूविंग ऑन वी हैव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है ये समझो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में वो बिहेवियर जो डिजायरेबल या नेगेटिव है एक इंडिविजुअल के लिए, उससे हम एलिमिनेट करते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उससे हम करते हैं एलिमिनेट, ताकि इंसान को स्ट्रेस ना हो। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। encourages फ्यूचर यूज। तो किसको, किसी को हेडेक है, उसको दी मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद उसको रियलाइज हुआ ओ वाओ मेडिसिन लेने से ठीक हो रहा है, तो वो मेडिसिन लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है टोकन इकोनॉमी। अब टोकन इकोनॉमी क्या है ये समझो। टोकन इकोनॉमी होती है जब कोई क्लाइंट या पेशेंट होगा हमारे पास, वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उससे ना हम कुछ टोकन्स देते हैं। और ये टोकन्स क्या है, रिवॉर्ड्स हैं। रिवॉर्ड्स क्यों दे रहे हैं हम उसे, ताकि वो बिहेवियर कंटिन्यूसली दिखाए। अगर किसी पेशेंट ने कहीं पे बोला कि अरे मुझे आज ऐसे करना है वैसे करना है, बट उसने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बिहेव किया है, अपने फॉल्टी पैटर्न्स को सुधारा है, तो जो उसका काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट होगा उसको बोलेगा या गो अहेड डू दैट डू दिस एंजॉय योरसेल्फ। तो ऐसे क्या होता है, उसको जब प्रेज मिलती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो अच्छा बिहेवियर कंटिन्यू रखता है। अब देखो एक और चीज होती है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट में यहां पे लिखती हूं। अभी डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या है, तो देखो क्या होता है, साइमल्टेनियसली दो चीज हो रही है। अगर किसी ने नेगेटिवली बिहेव किया तो उसे हमने किया पनिश, अगर किसी ने अच्छे से बिहेव किया तो उसे किया हमने रिवॉर्ड। तो यही है हमारी डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। मूविंग ऑन वी हैव कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। अब ये मेथड ना नया है, इसे समझो। मैं गई अपनी प्रॉब्लम लेके एक थेरेपिस्ट के पास। थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें रिटर्न में लिख के दे रही हूं कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बात करनी है, ऐसी हैबिट्स अपनी चेंज करनी है। एंड उसी को जब मैं फॉलो करती हूँ वही हो जाती है कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। अब चलो आपकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। एक रिटर्न अग्रीमेंट है बिल्कुल, कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम्हें ऐसे ऐसे फॉलो करना है, तो तुम ये फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली तुम ठीक हो जाओगे। वेरी सिंपल। मूविंग ऑन वी हैव मॉडलिंग। नाउ बंडूरा ने हमें सोशल लर्निंग या इमिटेशन की लर्निंग के बारे में सिखाया कि जहां पे आप सामने वाले की नकल करते हो, कॉपी करते हो एंड बिहेवियर लर्न कर लेते हो। अब देखो मॉडलिंग में क्या हो रहा है, मॉडलिंग में ये हो रहा है, एक जो हमारा पेशेंट होगा, क्लाइंट होगा, उसे बोला जाएगा कि सी मिमिक दिस बिहेवियर, बिहेव दिस वे। अब उसके होगा एक रोल मॉडल। अब ये रोल मॉडल कौन हो सकता है, रोल मॉडल या तो उसका थेरेपिस्ट खुद होगा, वो बोलेगा कि जैसे मैं बिहेव करता हूं या करती हूं अपनी डेली लाइफ में, तुम भी ऐसे करो। या वो उसको बोलेगा कि सी दिस इज अ पर्सन हु फेस समथिंग सिमिलर लाइक यू, सी दिस इज हाउ दे आर बिहेविंग, दे शुड बी योर इंस्पिरेशन, योर रोल मॉडल, सो कॉपी देयर बिहेवियर। तो यही होती है हमारी मॉडलिंग। अब मॉडलिंग में एक और चीज होती है, वो होती है वाइकेरियस लर्निंग। अब वाइकेरियस लर्निंग कैसे होती है, देखो लर्निंग अंकर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। बिल्कुल सामने वाले को देखो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपने एकदम इंटैक्ट रखो कि वो कैसे अचीव कर रहे हैं वही चीज जो तुम अचीव करना चाहते हो। अब मूविंग ऑन वी हैव सम एग्जांपल्स, तो वो देखो, ठीक है। सोशल एंजाइटी, असर्टिवनेस, ट्रेनिंग एंड फोबियाज, इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास इसके एप्लीकेशंस। अब हमने देखा कि इतने सारे टेक्निक्स है फॉल्टी या मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स को चेंज करने के, तो उन्हें हम एक्चुअल में चेंज करते हैं तो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम ठीक करते हैं। एडीएचडी होगा, फोबिया होगा, एंजाइटी होगी, कहीं ना कहीं ऑटिज्म में भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है, कोई ड्रग अब्यूज की आदत होगी तो वहां पे भी ये हेल्प करता है। अब देखो ये तो थे इसके कुछ एप्लीकेशंस की कौन से डिसऑर्डर्स है जिन्हें जो ये क्योर करता है। अब एक और चीज देखो, थेरेपिस्ट का क्या रोल है यहाँ पे। थेरेपिस्ट का बहुत ही एक्टिव और एक डायरेक्ट रोल है, वही सब कुछ बता रहा है, वही सब कुछ देख रहा है, वो इंटरव्यू ले रहा है, क्लाइंट का प्रॉब्लम समझ रहा है, फिर वो उसको सारी टेक्निक्स बता रहा है, ऐसे करो वैसे करो, और उस चीज को मॉनिटर करता है। और देखो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, डिजाइन इम्प्लीमेंट्स मॉनिटर्स। बिल्कुल वो ऐसे डिजाइन बनाएगा कि अच्छा
ये देख लेते हैं ये थेरेपी या टेक्निक यूज करके कि क्या ये काम करेगी। अगर उसको इंप्लीमेंट किया और देखा कि नहीं इंप्लीमेंट कर रही तो मॉडिफाई कर लिया। एक और चीज होती है यहाँ पे, रीइंफोर्सेस प्रोग्रेस विद क्लियर गोल्स एंड मेजरेबल आउटकम्स। जो हमारे आउटकम्स होंगे उनको हम मेजर कर सकते हैं कि पहले इतना स्ट्रेस था, अब इतना स्ट्रेस हुआ है, पहले इतना मैलअडैप्टिव या फॉल्टी बिहेवियर था, अब इतना डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, कि क्या हमारी जो टेक्निक है वो काम कर रही है कि नहीं। अब इसके ना कुछ फायदे भी हैं एंड कुछ लिमिटेशंस भी है, वो देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ्स देखो, सबसे पहले ये एम्पेरिकली सपोर्टेड है, यानी दिस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, ऐसा नहीं है हमने हवा में बात की, ठीक है। दूसरी चीज देखो, वर्क्स वेल विद चिल्ड्रन एंड पीपल विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटिज्म में भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, क्योंकि हम बच्चों को दिखाते हैं कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे कॉपी करो, हम समझते हैं उनकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को। अब इसकी कुछ वीकनेस, फोकस इज ओनली ऑन एक्सटर्नल बिहेवियर। एग्जैक्टली, आपको सिर्फ जो बाहर से इंडिविजुअल का बिहेवियर दिख रहा है ना, वो देख रहे हो, उसका कॉग्निटिव अंदर क्या चल रहा है, या एग्जिस्टेंशियली उसको कोई क्राइसिस हो, या उसके पास्ट में क्या हुआ है, वो तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो प्रेजेंट देख रहे हैं। तो वही सेम चीज लिखा है कि डीप रूटेड पर्सनालिटी इश्यूज नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसा आपको बताया, पास्ट नहीं देखता ना ये। तो यही थे इसके कुछ वीकनेसेस। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, फिर उसके क्या टेक्निक्स हैं, और कौन कौन थे उसके थ्योरेटिकल मास्टर्स जिन्होंने वो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। अब एक क्विक क्विज करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए। तो क्वेश्चन देखो, टोकन्स आर कलेक्टेड एंड एक्सचेंज्ड फॉर अ रिवॉर्ड सच एज ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये मैंने आपको समझाया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बिहेवियर टेक्निक है, अवर्सिव कंडीशनिंग है, टोकन इकोनॉमी है, या है मॉडलिंग। तो बताओ क्या है। बहुत सिंपल है, जिसने ध्यान से सुना है उसे पता है कि सी टोकन इकोनॉमी है। टोकन इकोनॉमी यही तो कहती है कि अगर उसने अच्छा बिहेव किया तो हमने उसको दिया रिवॉर्ड या टोकन, तो इसी को कहते हैं टोकन इकोनॉमी। इसका ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Skinner devised the idea of systematic desensitization. Is it true or is it false? तो देखो, जिसने भी ध्यान से ये क्लास पढ़ी है उसे पता है कि हमारा आंसर है बी, फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि स्किनर ने नहीं डिवाइस की, वोल्पी ने डिजाइन की थी। ऑथर्स के नाम हमेशा पता होने चाहिए कि किसने क्या डिजाइन किया या डिवाइस किया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको ये टेक्निक्स याद होनी चाहिए। आपसे कोई एक टेक्निक भी पूछ सकता है और आपसे इन डेप्थ भी बोल सकता है कि बिहेवियर की 2 या 4 टेक्निक्स बताओ, या ये टेक्निक बताओ बेस्ड ऑन ऑपरेंट लर्निंग कंडीशनिंग, ठीक है। उसका ध्यान रखना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।